नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और देश देशांतर में आज बात बेहद अहम मसले की। कोरोना वायरस के संकट के बीच दुनिया में, खासतौर पर अमेरिका में कहा जाए तो कच्चा तेल ऐसा लगता है कि पानी से भी सस्ता हो गया है। सोमवार को अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत जीरो से भी नीचे पहुंच गई और -37 को पार कर गई। ये दाम प्रति बैरल के हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बताया जाता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब कच्चे तेल के दाम अमेरिका में जीरो से नीचे नकारात्मक मूल्यों पर चले गए हैं। उधर सऊदी अरब से लेकर रूस और अमेरिका तक की ओर से कच्चे तेल के उत्पादन में लगातार मांग में कमी के चलते वहां पर भी क्रूड के दाम नीचे हैं। अमेरिकी बेंचमार्क क्रूड जो कहा जाता है WTI, उसकी कीमतों में इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट है। और क्या इसकी पीछे की वजह है और क्या WTI में गिरावट से जो ब्रेंट, जहां पर भारतीय जो खरीद होती है, उस पर कोई असर पड़ने जा रहा है, या फिर दुनिया की उन अर्थव्यवस्थाओं पर जो कि तेल के जरिए चलती हैं, उन पर क्या असर होगा? और भारत के लिए ये क्या एक मौका है या फिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी आज हम अपने कार्यक्रम में समझेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। अनिल राजदान सर हमारे साथ हैं, फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ आर एस शर्मा साहब हैं, फॉर्मर CMD ONGC से। शर्मा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। और AK भट्टाचार्य सर हमारे साथ हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर बिजनेस स्टैंडर्ड से। भट्टाचार्य सर, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। नमस्कार। नमस्कार। शुरुआत मैं शर्मा सर आपसे करना चाहूंगा जी कि पहले तो ये कि नेगेटिव क्रूड ऑयल के दाम, एक आम दर्शक या मुझे खुद अचरज अचंभा होता है कि WTI का खेल क्या है और ये नेगेटिव प्राइसिंग क्यों और कैसे? कविंद, ऐसा है कि ये बहुत बड़ा एक टेक्निकल इसका रीजन है जो कि एकदम से कोलैप्स कर गए हैं। आज का जो दिन है, आज यानी कि 21 अप्रैल, आज सेटलमेंट डे है US में फॉर द क्रूड सप्लाईज, क्रूड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द मंथ ऑफ मई डिलीवरीज। और जो उनका जो US में जो WTI और NYMEX जो हम सुनते हैं, वो है ये इनका योक्लाहोमा में जो है कशिंग फैसिलिटी है, जहां पे उनका सेंट्रलाइज स्टोरेज होता है। वहां का जो प्राइस है वो उसका जो है बेंचमार्क रहता है, जिसको WTI और NYMEX बोलते हैं। टोटल उसकी कशिंग की जो स्टोरेज कैपेसिटी है तकरीबन 80 मिलियन बैरल्स, और अभी 60 मिलियन बैरल की इन्वेंट्री ऑलरेडी वहां पे स्टोर्ड है। तो जो मई वाली जो डिलीवरी जो आएंगी उसके लिए सारी वहां पे जगह है ही नहीं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जिन्होंने खरीदारी की है, वो उसको रिवर्स करना उनके लाजमी हो गया है, क्योंकि वहां पे जगह ही नहीं है तो क्या करेंगे। तो वो कहते हैं आप हमसे पैसे ले लो और हमारे यहाँ से क्रूड खरीद लो। अभी वो हालात हैं जिसके रहते, और ये बहुत ही पिक्यूलियर टेक्निकल प्रॉब्लम है, और ये 2-1 दिन में ठीक हो जाएगी। मई की जो डिलीवरीज है, जिसका $37 तक माइनस प्राइस हुआ है, बट जून की डिलीवरीज आज भी $20 पे चल रही हैं प्लस। तो ये जो टेक्निकल करेक्शन जो है, ये पहली बार तेल के इतिहास में ऐसा समय आया है कि नेगेटिव प्राइस इतना हो गया है। तो मैं समझता हूं कि ये 2-1 दिन में, जबकि इन्वेंट्री लेवल्स का जो समझौता खरीद बेच का जो जरिया चल रहा है, जो कि सरप्लस इन्वेंट्री जब अवॉइड हो जाएंगी तो ये करेक्शन में आ जाएगा। पर ये जरूर है कि ये दाम जो है $20 से भी नीचे चल रहे हैं, और हाई सीज में अभी जो ट्रेडिंग हो रही है वो $12, $15 पे भी हो रही है। तो पूरे ये जो तेल का क्षेत्र में जो है, ये इतना टर्मोइल आज से पहले कभी नहीं आया। तो ये तो WTI की स्टोरी है। बाकी हमारा जो है, हम यहाँ से जो हमारी खरीद WTI से नहीं होती है, हमारा जो इंडियन बास्केट होती है उसकी लिंकेज बनती है ब्रेंट से। ब्रेंट नॉर्थ सी का सबसे बड़ा ऑयल फील्ड है,
तो वो बेंचमार्क होता है। तो उसका दाम इस वक्त तकरीबन अभी थोड़ा देर पहले $24 के लगभग था और वो लगातार गिरता जा रहा है। और अभी जो हालात बने हुए हैं, ओपेक प्लस उन्होंने सप्लाई का 9.7 मिलियन बैरल्स का जो किया है वो बहुत ही इनएडिक्वेट है। अभी तकरीबन 28-29 बैरल के हिसाब से खपत कम है। तो डिमांड सप्लाई के हालात को देखते हुए जो प्राइसेस लगातार क्रैश होते जा रहे हैं। जो दूसरे भी उत्पादक है नॉन ओपेक, उन्होंने भी ओपेक को ज्वाइन कर लिया है। तो उन्होंने सब मिला के कल का जो सीन में पढ़ रहा था 19.5 मिलियन बैरल की प्रोडक्शन की कमी की है। पर खपत की कमी मैंने बताया अभी भी 29-30 मिलियन बैरल की है। तो प्राइसेस के ऊपर दबाव लगातार बना हुआ है। और ये जो इन्वेंट्री, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री इस वक्त हाई सीज में है 160 मिलियन बैरल्स की। इतनी बड़ी स्टोरेज आज तक कभी नहीं हुई। 2009 में जब प्राइसेस कोलैप्स हुए थे, जब 100 मिलियन बैरल तक की वहां पे इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई थी, जबकि आज की तारीख में 160 मिलियन बैरल है। तो अनप्रेसिडेंटेड, एकदम ये जो अचंभा करने वाले हालात हैं, जिसके रहते जो एकदम टर्मोइल हो गया है, मार्केट को समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा। बिल्कुल, बहुत ही अपने आप में एक, मैं कहूं कि ऐतिहासिक इस वक्त दौर अगर WTI के मार्केट को देखें राजदान सर, अब अहम ये भी है समझना कि असल में WTI की प्राइसिंग जिस तरीके से बताया शर्मा सर ने की, और वहां पर डिमांड और सप्लाई के डिफरेंस, क्या ये कहीं लिंक भी करता है? इसका इम्पैक्ट ब्रेंट पर दिख सकता है आने वाले दिनों पर? दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन है? ये दोनों इंडिपेंडेंट है। हालांकि ब्रेंट पे भी पिछले कुछ हफ्तों में करीब 9% की गिरावट पिछले 1.5 हफ्ते के अंदर दिखाई दी है। जैसे शर्मा जी ने सही बताया कि इनका वैसे तो एक तरह से फाइनेंशियल और कमर्शियल सेपरेशन है, मगर जो कि ग्लोबल सिचुएशन, ग्लोबल फैक्टर्स हैं, कुछ दिस इज वन ऑफ द अफेक्टिंग फैक्टर्स, उससे ज़रूर असर पड़ेगा। और जो ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, उन्होंने भी जो रिडक्शन करी है उससे सर्टनली कुछ स्टेबिलिटी तो आई है। मगर पॉइंट ये है कि जो मेजर कंज्यूमिंग जैसे जो सेक्टर्स हैं लाइक एविएशन, ट्रांसपोर्ट, उनमें इतनी गिरावट है ग्लोबली लॉकडाउन की वजह से, यूरोप है, US है, कि ये जब तक इकोनॉमीज वापस ऑन बोर्ड नहीं आती तब तक ये ऊपर तो नहीं चढ़ेगा। अभी इनकी कोशिश यही होगी कि इसको होल्ड बैक करना है। मगर जैसे कि अब मैं समझता हूं कि जो स्टोरेज का इशू है, ये मैं कहीं ऑब्जर्व कर रहा था कि शायद हमारे लोकल एथेनॉल पे भी अब हिट करना शुरू कर गया है कि एथेनॉल स्टोरेज फैसिलिटीज कुछ ब्रिम पे आ रही हैं। तो नॉन जो कन्वेंशनल जो स्टेट्स विद इन द कंट्री है उनको टैप किया जा रहा है। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट तो होएगा ही। और जो अगर ऑयल प्राइसेस नीचे रहेंगी, मैं तो कुछ समय पहले शायद भट्टाचार्य साहब के साथ ही एक प्रोग्राम में था, तब मैंने ये कहा था कि शायद जब ऑयल प्राइसेस नीचे गिरती हैं तो प्रूडेंटली तो हमें जाके ऑयल एसेट्स और बाहर खरीदने चाहिए। मगर उस वक्त भी फिर और सिचुएशंस आ जाती हैं, आपको ONGC से मॉप अप करना था, पैसा ये वो करना था। बट इसकी इट्स अ डबल एज्ड वेपन। ऑयल सेल्स जैसे आप बता रहे हैं कि लोकल इकोनॉमीज में भी आफ्टर ऑल ऑयल इज अ मेजर ये रेवेन्यू सोर्स है सरकारों के लिए। आपका लकीली हमारा फॉर द सेंट्रल रेवेन्यूज वॉल्यूम से लिंक हो गया है, तो रेवेन्यूज उतने नीचे नहीं जाएंगे। मगर जो वैट कंपोनेंट है वो स्टेट्स के रेवेन्यूज पे हिट करेगा। सर, मैं इसके इम्पैक्ट को अगर भारतीय बाजार और मैं कहूं कि गवर्नमेंट के नजरिए से टैक्सेशन पर समझूंगा, लेकिन उससे पहले एक भट्टाचार्य सर, जिस तरीके से WTI में नेगेटिव प्राइसिंग पहुंची है और साफ तौर पर दिख रहा है कि ये अपने आप को ठीक भी कर रही है, अगले महीनों को लेकर जो उनके वायदा व्यापार है उसमें थोड़ा सा करेक्शन भी हुआ है, लेकिन क्या ये मुसीबत, क्या ये संकट WTI के लिए खत्म हो गया है, या फिर जिस तरीके से लॉकडाउन और कोरोना का इंपैक्ट है उससे न सिर्फ WTI बल्कि
ब्रेंट पर भी इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। भट्टाचार्य सर, देखिए, जैसे शर्मा जी ने जैसे कहा कि ये एक टेक्निकल एबेरेशन था। ये जो कल जो मार्केट में WTI मार्केट में हुआ वो टेक्निकल एबेरेशन था। और मैं ये नहीं मानता कि ये जो नेगेटिव प्राइस जो फ्यूचर्स के ऊपर है इसका जो प्रभाव इतनी जल्दी ब्रेंट में जाएगा, मुझे यह नहीं लगता। हालांकि डिमांड सप्लाई का जो असंतुलन इस वक्त दिख रहा है वो बहुत ही गंभीर है। पर मैं ये नहीं समझता कि जैसे ब्रेंट की दाम अब 25-24 के बीच डॉलर बैरल के बीच जा रही है, वो अचानक नेगेटिव में आ जाएगी। जो WTI वेस्ट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का जो WTI इंडेक्स जो था, इंडेक्स का, वो उसका मेरे ख्याल से एक टेक्निकल एक कारण था। और जैसे जून की आप सप्लाई देखेंगे तो उसमें 21 है, अगर जुलाई की देखेंगे उससे ज्यादा है। तो मैं ये नहीं समझता कि इसका ये एक कोई दीर्घकालीन कोई प्रभाव, ऐसा कोई नेगेटिव प्रभाव दिखेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जो तेल के दाम जो बढ़ाने की कोशिश की गई थी, वो बढ़ाने की कोशिश में और भी जरूरत होगी, क्योंकि ये जो 10 मिलियन बैरल्स की कट जो बात कर रहे हैं वो काफी नहीं होगा। ये ओपेक प्लस मेंबर्स को, रशिया के साथ इनको और भी बातचीत करनी होगी। अदरवाइज जो एक बड़ी समस्या जो आ रही है वो है कि जो यूएस जो अब विश्व में सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, उसमें जो उसकी जो शेल ऑयल जो है उसको शट डाउन करने में काफी समय लग रहा है उसको। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप सप्लाई बढ़ गई तो ये नहीं कि आप एक टैप है, ये टैप को खोल लें और टैप को ऑन कर लें। तो उससे ये समस्या यूएस को ये हो रही है कि वो अगर बंद कर दे इस वक्त तो खोलने में समय लगेगा। तो ये अचानक ये ऑन एंड ऑफ करना बहुत मुश्किल है यूएस के लिए। और क्योंकि यूएस सारे विश्व में 18% मार्केट कर रहा है, हालांकि ज्यादातर वो अपने देश में उसकी कंजम्पशन होती है, पर जो विश्व में जाता है वो विश्व का 8वां सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला देश है क्रूड ऑयल में। जी जी जी, ये प्रभाव तो जरूर विश्व में पड़ेगा। और यूएस की बंद और खोलने में जो एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उससे भी ये ज्यादा ये दामों के ऊपर जो इफेक्ट मुझे लगता है ये चलता रहेगा थोड़ा बहुत। पर नेगेटिव की जो आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये टेक्निकल एवरेशन है। ये एक दिन की एक आप समझ लीजिए, आप सेलिब्रेशन कर लीजिए, पर उसके बाद ये ज्यादा दिन नहीं। ओके, लेकिन शर्मा सर जी, मैं दर्शकों के नजरिए से ये भी समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से चाहे वो ब्रेंट में देखें या फिर अमेरिकन क्रूड ऑयल के रेट को देखें, जिस रफ्तार से गिरावट आई है, क्या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं एक्सपर्ट ऑयल सेक्टर के कि कहीं ना कहीं ये एक मंदी की तरफ इशारा कर रहा है, भले ही उसका वक्त अभी हम तय न कर पाए। क्या वाकई शर्मा सर ये संकेत कुछ हम जोड़कर देख सकते हैं, और खासकर उन देशों के नजरिए से जिनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से तेल बाजार और उसके निर्यात पर निर्भर है? बिल्कुल सही आपने कविंद्र, सही बोला आपने। और इससे पहले आपके मैं जवाब दूं, मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा भट्टाचार्य जी साहब को कि ऑयल इंडस्ट्री से कनेक्टेड ना होते हुए जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये टैप नहीं है कि आप बंद कर दें, पूरा प्रोसेस होता है कि प्रोडक्शन को बंद करने का। और एक बार बंद करने के बाद वो ऐसा नहीं कि चालू करेंगे तो पहले आप जितना जो 50 से बैरल प्रोड्यूस कर रहे थे दोबारा चालू करेंगे, शायद 10 बैरल ही आएगा। तो इसलिए उसको टेक्निकली बंद करना संभव नहीं हो पाता है। तो अभी टेम्पररी जो सिचुएशन वहां पे जो हो रही है उसका एनालिसिस बिल्कुल सही है कि वो सप्लाईज क्लोज नहीं हो पा रही है, इन्वेंट्री बिल्डअप हो गई है। एक तो ये है। हाँ, अभी आपका जो सवाल पे मैं आता हूं कि ये आर्थिक मंदी की तरफ इशारा करता है, एकदम 100% इशारा करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रेडेड कमोडिटी होती है वो है क्रूड ऑयल। इससे ज्यादा ट्रेडिंग किसी कमोडिटी के नहीं होती।
और इसमें एक तो होती है एक्चुअल स्पॉट प्राइसेस, जिसको हम जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, स्पॉट प्राइसेस का मतलब होता है एप्लीकेबल टू डिलीवरीज नेक्स्ट मंथ। ओके। आज जो सेटलमेंट हो रही है, आज का जो दिन है, दिस इज फॉर डिलीवरीज इन द मंथ ऑफ मे। तो इसका ये है कि इसके रहते इसके अंदर जो एक्चुअल ट्रेडिंग जो होती है उससे ज्यादा डेरिवेटिव ट्रेड बहुत ज्यादा हो जाता है। कई गुना होता है, 50 गुना होता है, 100 गुना होता है, कोई नहीं जानता कितना गुना होता है, पर इतना मल्टीपल टाइम्स हो जाता है। तो जो डेरिवेटिव्स एंड स्पेकुलेटिव इतना हो जाता है, जो जितनी भी प्रोड्यूसिंग बड़ी कंपनियां हैं, अंतरराष्ट्रीय जितनी बड़ी कंपनियां हैं, ये अरामको को लेके और दूसरी कंपनियों को लेके, हर किसी के अपने ट्रेडिंग आर्म होती है, हर कोई एक्टिव रहते हैं। इनकी कोशिश यही रहती है कि तेल के दाम ज्यादा से ज्यादा बढ़े रहे, आर्टिफिशियल डिमांड जनरेट होती है डेरिवेटिव ट्रेड और स्पेकुलेटिव ट्रेड के थ्रू। बट एक सिचुएशन आती है कि जब उसको सस्टेन नहीं कर पाता, वो कोलैप्स हो जाता है। अभी कोलैप्स वाली सिचुएशन है, एकदम इनस्टेबिलिटी है। कोई प्लेयर, किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या होगा। जो बड़ी बड़ी रूस और ये जो सऊदी और यूएस की ये जो शेल इंडस्ट्री जो बताया, शेल इंडस्ट्री तो अभी रिक्स अभी स्टैक अप हो रही है, पता नहीं दोबारा कब प्रोडक्शन चालू कर पाएंगे ये। वही हालात दूसरे देशों में भी है और हमारे अपने देश में भी। हम हालांकि 85% तेल आयात करते हैं, हमारी जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसको बंद कर पाना, अभी कंपनियां ऑयल इंडिया, ओएनजीसी, केन सभी नुकसान उठा रहे हैं जो आज का जो दाम है जी, पर ये प्रोडक्शन बंद नहीं कर पाएंगे और वो समझदारी भी नहीं है। तो एक बहुत ही पेक्यूलियर टेक्निकल सी प्रॉब्लम हो जाती है। बट ये सारा अंदेशा एकदम आपका सही असेसमेंट है कि दिस इज गिविंग पॉइंटर टू ए अनप्रेसिडेंटेड डिप्रेशन इन द एंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी। ओके राजदान सर, अब ऐसे में मैं आता हूं भारत अपने देश की बात, कि किस तरीके से इस सिचुएशन का फायदा कहां तक हम ले सकते हैं और कैसे? देखिए, फायदा तो ये होता है कि एज आई सेड कि पहले तो आप अपना जो स्टोरेज है उसको जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं, स्टेबिलिटी फैक्टर होता है स्टोरेज, वो जितने आप, विच आई थिंक अभी भी कैपेसिटी है तो स्टोरेज को टॉप अप करने के लिए, तो वो कर सकते हैं। दूसरी ये कि जैसे मैंने पहले भी हिंट किया था कि एसेट्स अब्रॉड अगर आप कहीं लेना चाहें इन अ वीकर सिचुएशन ऑफ द मार्केट, आप जा सकते हैं। ओके। बट ये जो ऑन ऑफ वाली बात उन्होंने सही बिल्कुल कही। अभी हमारी जो प्रोडक्शन लाइंस हैं वो तो ऑन ही रहेंगी, मगर जो अच्छी एक सिग्नल्स कुछ मिल रहे हैं कि जो रिफाइनर्स हैं वो कहते हैं कि वी आर हैप्पियर विद दिस काइंड ऑफ अ रेजीम। वो कुछ सिचुएशन कुछ कंफर्टिंग है, मगर हमारे भी आफ्टर ऑल थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन से हम ऊपर उठ रहे हैं। यूएस भी उठ रहा है, जैसे कि उनका एफर्ट है, मई 1 से उठ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत डिमांड तो पिकअप करेगी, मगर एविएशन तो अभी उठता नहीं, इट इज ए मेजर फैक्टर। दूसरा, जो लोकल पेट्रोल डीजल डिमांड है वो भी अभी ज्यादा नहीं उठेगी, थोड़ी स्टेबिलिटी रहेगी। हमें भी थोड़ा सा रिलीफ रहेगा कि हमें हाई इंपोर्ट प्राइसेस जो हैं, जो कि हमें हिट करती, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स भी इस वक्त अफेक्ट हो रही होंगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड करने में शायद हमें इस वक्त भी रिलीफ है उस हद तक, बट इनस्टेबल कंडीशंस जो हैं वो किसी भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होती, मगर प्रूडेंटली मूव करना है हमें। और जैसे कि हम ले ऑफ नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बताया शर्मा जी ने भी, कि जो हमारी प्रोडक्शन लाइंस हैं जो उनको आप एकदम ऑन ऑफ नहीं कर सकते। मुझे जैसे पावर सेक्टर में एक रिलेटेड न्यूक्लियर है, आप न्यूक्लियर में नहीं आप ऊपर नीचे ज्यादा कर सकते, हाइड्रो में आप कर सकते हो, कोल थर्मल में लिमिटेड एक्सटेंट तक कर सकते हो। तो ये ऑयल की सिचुएशन अपनी पिक्यूलियर है, मगर हमें प्रूडेंटली देखना है कि वो लॉन्ग टर्म विजन, नॉट ओनली फायर फाइटिंग। मगर ये सिचुएशन जो है, ये जो स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस से मच बेटर सिचुएशन है फॉर आवर इकोनॉमी, ओके, जो कि 85% इंपोर्ट कर रही है।
बट अच्छा सर, क्योंकि 85% हम आयात करते हैं, ऐसे में देश के खास तौर पर मैं अगर रेवेन्यू के लिहाज से देखूं, किस तरीके से बड़े फायदे सरकार के लिए हैं और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए, जैसा कि राजनाथ सर कह रहे हैं कि जो कैपेसिटी है स्टोरेज की वो कितना हमारे पास है, किस तरीके से उसको बढ़ा सकते हैं, ये बड़े फैक्टर हो सकते हैं। देखिए, मैं ज्यादा बेनिफिट्स मुझे नहीं दिख रहा है इस वक्त। उसके 2-3 कारण हैं। पहली बात तो यह है, ये तो बात सच है कि 85% हम आयात करते हैं अपने तेल पदार्थ के लिए। पर जो मंदी की बात जो आपने इसको जिक्र की, अगर आप देखें तो 2018-19 में हमारी जो टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो कंजम्पशन हुआ वो करीबन 3% बढ़ गया था 2017-18 से। 2017-18 को 6% बढ़ा था। तो आप ऑलरेडी ये देख रहे हैं कि 2018-19 में जो उसकी जो कंजम्पशन थी वो कम हो गई थी, और 2019-20 की अगर आप देखें वो ग्रोथ सिर्फ फ्लैट है, एकदम कंप्लीट फ्लैट है, बड़ी नहीं है। और अगर आप अप्रैल के पहले जो 2 हफ्ते की कंजम्पशन देखेंगे वो 60% की डिक्लाइन हुई है उससे। हालांकि हमारी जो ओवरऑल इंपोर्ट बिल में बेनिफिट मिलेगा, और आपको ये भी मैं कह दूं कि हमारी एक्सपोर्ट बास्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अब पहले नंबर में आता है। बिल्कुल। तो अगर हमारी इंपोर्ट्स में बेनिफिट आएगी, एक्सपोर्ट्स में भी उसका इतना ज्यादा तो नहीं होगा, तो करंट अकाउंट में थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, पर सबसे ज्यादा जो झटका पहुंचेगा वो सरकार के खजाने में। जैसे राजदान साहब ने कहा था, शर्मा जी ने कहा कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो ड्यूटीज जो हैं वो एडवेलम है, इसका मतलब वो वैल्यू के ऊपर है। अगर दाम गिर जाते हैं तो उनकी रेवेन्यूज में झटका पहुंचता है। केंद्र की में उतना नहीं होगा, केंद्र ने इसीलिए थोड़ा बहुत टैक्स में बढ़ा भी दिए हैं। पर अगर कंजम्पशन 60% अगर पहले 2 हफ्ते में गिर गया और अप्रैल का पूरा समझ लीजिए आप गिर गया, तो खजाने पूरे 12 महीने के खजाने में जो फ्लो जो है, जो प्रवाह जो है, उसमें 1 महीने का तो आपका 60% निकल ही गया, नीचे आ गया। अगर आप देखें तो इसकी रिकवरी कितनी होगी वो डिपेंड करेगा कितनी जल्दी हम रिकवर कर सकते हैं। और उस रिकवरी का अगर आप देखें कि जो IMF का भी एस्टिमेट जो मैं मानता हूं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, वो कह रहे हैं 1.9% का वृद्धि होगा। अगर आप 1.9% की जो वृद्धि दर से आप कोरिलेट करें एनर्जी सेक्टर की डिमांड को, मैं समझता हूं कि एनर्जी सेक्टर में ऐसा कुछ ग्रोथ नहीं आएगा जो कि आपको खजाने में, आपके सरकार के खजाने में कोई वृद्धि आएगी। तो ये अर्थनीति के लिए, मंदी के लिए ये ऑयल सेक्टर एक बहुत बड़ा अच्छा बैरोमीटर है। और मैं समझता हूं कि ये जो द राइटिंग इज ऑन द वॉल, और हमें इकोनॉमी को बहुत बहुत बारीकी तरह से देखना है। एक फायदा जरूर है जो हम ये ले सकते हैं इस मौके का, कि हमारी जो रिजर्व जो हैं, जो हमारी जो टैंक्स जो हैं, जो हमने बनाए थे, जो अभी आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में बन रहा है, वो टैंक शायद और भी पूरी कर लें, बना के उसमें जो क्रूड ऑयल इस दाम में खरीद के हम उसको फिल कर लें, जिससे कि हम इसका फायदा अगले सालों में इसका फायदा ले सकते हैं। ओके, एक आखिरी कमेंट शर्मा जी मैं चाहूंगा आपसे, क्योंकि जब आम दर्शक देखते हैं तो सोचते हैं कि शायद दाम कम हुए, इसका फायदा देश को होगा, कंज्यूमर को होगा, लेकिन जैसे कि भट्टाचार्य सर ने बहुत साफ किया कि इसके खतरे इकोनॉमी और सरकार के अगर हम खजाने को देखें तो किस तरीके से होगा। अब ऐसे में एक आखिरी बात ये कि क्या इस वक्त हिदायत आपकी तरफ से क्या एक समझदारी भरा कदम हो सकता है, किससे बचना है और क्या करना चाहिए सरकारों के स्तर पर? हाँ, मैं थोड़ा सा इस सवाल के जवाब में सप्लीमेंट भी करना चाहूंगा जो भट्टाचार्य साहब ने बोला, राजदान साहब ने बोला। इस वक्त हमारी जो स्ट्रेटेजिक ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी हमारे भारत में है वो है 5.33 मिलियन बैरल 33 मिलियन टन्स की, जो कि पूरे साल की 9 दिन की खपत बनती है सिर्फ।
और उसमें जो मैंगलोर की जो फैसिलिटी है वो आधा हिस्सा वो एडनॉक को लीज आउट भी किया हुआ है। तो मैं अभी पढ़ रहा था, अभी 2-1 हफ्ते पहले सरकार ने ऑयल इंडिया और MRPL को बोला है कि आप ये स्टोरेज को इनको फुल कर लीजिए। वो फुल कर भी रहे हैं। उस वक्त दाम थे तकरीबन $32, इस वक्त है $24। एक ये भी सवाल आता है, आप $32 में खरीद कर रहे हैं, $50-60 के मुकाबले तो बहुत सस्ता है, पर दाम और गिर रहे हैं। कहां तक गिरेंगे? $20 से अभी तो जो हालात लग रहे हैं, ब्रेंट भी जो है $20 से भी नीचे जाएगा। क्योंकि WTI और ब्रेंट में फर्क जरूर होता है, पर आपने ये भी जानते हैं कि हम भी, हमारा देश भी जो है US से भी इंपोर्ट कर रहा है। वहां से हालांकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा पड़ जाती है, टाइम भी काफी लगता है, पर ऐसा नहीं है, वहां से भी इंपोर्ट हम कर रहे हैं। तो चीज ये है कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, दाम और भी नीचे गिरने का अंदेशा है। तो ये हालात देखते हुए, और ये पूरा साल जो है, अभी जो एविएशन सेक्टर अभी जल्दी उठने वाला नहीं है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी जितनी जो है इतनी तेजी नहीं आएगी। लोगों की ट्रेवल जो है, ऑफिस जाने की, ये जो मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, अब सब सोचते हैं कि अब घर बैठे जो कॉन्फ्रेंस से, टीवी वीडियो कॉन्फ्रेंस से काम हो जाता है, क्या जरूरत है ट्रेवल करने की। तो अभी ये जो है, ये जो जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, ये शायद एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ इंडिकेट कर रही है कि आने वाले दिन वो नहीं होंगे जो कि हम पीछे देख चुके हैं। ओके सर, बहुत इंस्टेबिलिटी आने वाली है। तो यही है आज के टाइम में, प्रूडेंस यही डिमांड करती है कि आप अपना रिसोर्सेस को कंजर्व कीजिए, और सबसे पहले तो हमारा जो ये विपदा आपदा जो है, ये कोविड-19 की, इससे हमें सुलझने की है। हम ये सोचे कि हमने इसको क्रॉस कर लिया है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं हो रहे हैं, बट डेथ ज्यादा हो रही है। अभी हम वी हैव नॉट क्रॉस। अभी इमीडिएट सरकार की जो बिल्कुल ठीक नीति चल रही है कि इसको कंट्रोल करने का है, बाकी जो आर्थिक नीतियों के कल देखेंगे, आज पहले हम इसको सुलझ लें। बिल्कुल सर, तेल बाजार में जिस तरीके से मैं कहूं कि अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, उस पर भी सरकार की नजर है, और ये भी देखना अहम होगा कि वापसी कितने दिन तक और किस स्टेबल लेवल तक वो रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया AK भट्टाचार्य सर, अनिल राजदान सर और शर्मा साहब, आप तीनों का हमारे साथ इस बेहद अहम मसले पर जुड़ने के लिए, समझाने के लिए कि असल में WTI के रेट में नेगेटिव जो हुआ उसके रीजन क्या है, ब्रेंट के साथ इसका रिलेशन क्या है, और दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं पर इसका असर क्या होगा, और हमारे पर असर क्या होगा, और हमें किससे बचना है। आज इतना ही, नमस्कार।